स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आप सभी ने हाल फिलहाल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जरूर नाम सुना होगा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से एसोसिएटेड एक पर्सन का नाम गोल्डी बरार, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कहाँ पर, कनाडा में, और कनाडा से वो कई सारे मर्डर के केसेस, एक्सटॉर्शन के केसेस को भारत में करता रहता है। और उसके कारण में एक केस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया, वो कौन सा, सिद्धू मूसेवाला, एक फेमस सिंगर, उनके डेथ का, उनके मर्डर का। तो गोल्डी बरार ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ मैंने मरवाया है। तो उसके बाद से ही गोल्डी बरार के ऊपर में काफ़ी सारी नज़रें बनी हुई थी। तो रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने एक कानून का यूज़ करते हुए, UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट का यूज़ करते हुए गोल्डी बरार को टेररिस्ट घोषित कर दिया है। तो इसके क्या मतलब हैं, कैसे UAPA न्यूज में इतना ज्यादा बना रहता है, क्यों UAPA के ऊपर में भी कई बार क्वेश्चंस लगते हैं। एक कानून जो टेररिज्म को रोकने के लिए बना, उसके ऊपर में कई बार क्वेश्चंस लगते हैं। तो ये सब चीजें डिटेल में इस सेशन के अंदर में आप सभी को जानने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो न्यूज क्या है, जो गैंगस्टर गोल्डी बरार है, जो मास्टरमाइंड रहा किसके मर्डर के पीछे, सिद्धू मूसेवाला के, उसको डिक्लेयर कर दिया गया है डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन से एक्ट के तहत में, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, UAPA। ठीक है, द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इज इंडियाज टफेस्ट टेरर लॉ। ये चीज याद रखिएगा। दरअसल आप सभी जानते हैं कि भारत के आसपास में जब आप बॉर्डर को देखते हैं तो हमारे आसपास में कई सारे दुश्मन देश हमें देखने को मिलते हैं, जो भारत की स्टेबिलिटी को हार्म करने की कोशिश करेंगे, पीस को हार्म करने की कोशिश करेंगे। तो वहां पर ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, क्योंकि दरअसल जो इंडियन पीनल कोड था, अब तो उसे भी चेंज कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, उसमें टेररिज्म कहीं पर डिफाइंड नहीं था। अब जब कोई कानून डिफाइंड नहीं है, कोई कानून के प्रोविजन नहीं है, तो आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे। अब एक धारा है मर्डर की, फॉर एग्जांपल मर्डर किसी ने किसी का किया है, किसी को धमकाया है, डराया है, और एक है टेररिज्म। लेकिन टेररिज्म के लिए स्पेशल कानून ना होने के कारण में आप क्या करते थे, नॉर्मल IPC की धाराओं में, नॉर्मल IPC के केसेस के अंदर में अरेस्ट करते थे। तो उतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं होते थे और इतने स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं है, क्योंकि टेररिज्म अगर आप वे करेंगे तो बहुत बड़ा हीनस क्राइम है। तो इसलिए 1967 में टेररिज्म को, अनलॉफुल एक्टिविटीज को, जो सेपरेटिज्म की बात करते हैं, जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, भारत में हिंसा फैलाते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं, उनको काउंटर करने के लिए UAPA कानून 1967 में लाया गया। एंड रिसेंटली आफ्टर 2014 UAPA का काफी ज्यादा यूज भी हो रहा है। ऐसा एलिगेशन भी कई बार आते हैं। और आप सभी को पता होना चाहिए कि 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने UAPA के अंदर में बहुत एक इंपॉर्टेंट चेंज किया, अमेंडमेंट किया, जिसके कारण में ये न्यूज आप पढ़ रहे हैं कि गोल्डी बरार, एक इंडिविजुअल पर्सन को टेररिस्ट घोषित किया गया। दरअसल 2019 से पहले ऐसा प्रोविजन था कि आप किसी सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ही बैन कर सकते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर सकते हो। कोई इंडिविजुअल लेवल पर कोई करे तो उसको आप इंडिविजुअल पर्सन को टेररिस्ट घोषित नहीं कर सकते। तो वहां पर जो टेररिज्म के अटैक है, उनके नेचर को चेंज होते हुए देखकर यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि क्यों ना UAPA में अमेंडमेंट किया जाए, क्योंकि कई सारे लोग आजकल जो टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर भी कर रहे हैं, जरूरी नहीं है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। तो उन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट करके इंडिविजुअल पर्सन को टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है, ऐसा करके प्रोविजन ऐड किया। अब उसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि उसके क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव, क्या क्या चीजें चलती रहती हैं। ये आपके UPSC के सिलेबस में भी इंपॉर्टेंट है। GS पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी में आता है एक टॉपिक। इवन आप देख सकते हैं 2019 का मेंस का क्वेश्चन कि भारत सरकार ने हाल ही में विधि विरुद्ध क्रियालाप, कौन सा, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के अंदर में जो अमेंडमेंट किया है, उसके बारे में क्वेश्चन था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो इससे आप इसके इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। 250 मार्क्स में वर्ड्स में लिखना था। तो व्हाट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट? तो पहली बार कब इनेक्ट किया गया था? 1967 में। किस चीज को एड्रेस करने के लिए? जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट है, जो भारत से अलगाववाद, अलग होना है, भारत को तोड़ना है, उन मूवमेंट को, उन एक्टिविटीज को रोकने के लिए
जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है उनको रोकने के लिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू इफेक्टिवली प्रिवेंट एंड डील विद एक्टिविटीज दैट पोज थ्रेट टू सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जो भारत की सुरक्षा, संप्रभुता उनके लिए नुकसानदायक है, उनको क्या करना है, हैंडल करना है। यूएपीए कवर्स एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया। इवन जो इंडियन है एज वेल एज जो फॉरेनर है उनके अगेंस्ट भी यूएपीए के तहत में केस फाइल किया जा सकता है। द प्रोविजंस ऑफ यूएपीए इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रिक्ट हैं कि ये उन लोगों के ऊपर में भी लागू होते हैं कि कहीं पर भी हूं, लेकिन अगर वो सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट के अंदर में है, पर्सन्स इन द सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन, उनके ऊपर में भी लागू हो सकता है। पर्सन्स ऑन द शिप, एयरक्राफ्ट, उनके ऊपर में भी ये सब क्या हो सकता है, लागू हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं। द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ग्रांट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट द अथॉरिटी टू डिक्लेयर एन एक्टिविटी एज अनलॉफुल थ्रू एन ऑफिशियल गैजेट। ये इंपॉर्टेंट है। यही के कारण में काफी सारे एलिगेशन, काफी सारे क्वेश्चंस लगते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट घोषित कर देने की। तो कई सारे जो एनजीओज हैं, ह्यूमन राइट्स वाले लोग हैं, सिविल राइट्स वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं क्योंकि टेररिज्म की क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, व्हाट इज क्या है अनलॉफुल, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। इस कारण से कई बार इसका क्या हो सकता है, मिसयूज भी हो सकता है। बट गवर्नमेंट का दूसरी तरफ में कहना है कि कई बार ऐसे एक्टिविटीज होती हैं जो एंटी नेशनल हैं, उनको टैकल करने के लिए हमें इस कानून की जरूरत है, स्ट्रिक्टर नॉर्म्स की, स्ट्रिक्टर प्रोविजंस की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यूएपीए प्रिस्क्राइब्स सीवियर पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस डीम्ड अनलॉफुल। इसीलिए आपको ध्यान होगा जो नया भारतीय न्याय संहिता आया है, जो 3 बिल्स को रिप्लेस किया गया है, उसके अंदर में क्या प्रोविजन लेकर आया गया, इसीलिए तो क्या किया गया है, टेररिज्म को उसके अंदर में भी क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। क्या है, टेररिज्म को उसके अंदर में भी डिफाइन किया गया है। ये भी चीज आप देख सकते हैं। ठीक है, द लॉ अप्लाइज यूनिफॉर्मली इवन इफ द क्राइम अकर्स ऑन फॉरेन सॉइल आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो उसके ऊपर में भी अप्लाई होता है। द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अंडर द यूएपीए कैन फाइल अ चार्जशीट विद इन मैक्सिमम ऑफ 180 डेज। यहां से समझिए, नॉर्मल केसेस में इतना लंबा समय नहीं मिलता है। क्या, नॉर्मल केसेस में इतना लंबा समय नहीं मिलता है, लेकिन यूएपीए के अंदर में आपको इतना लंबा समय भी मिल रहा है कि आप चार्जशीट को क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। एक्सटेंशन भी मिल सकता है इस ड्यूरेशन का, इसलिए कहा जाता है ये काफी ज्यादा क्या हो जाता है, स्ट्रिक्ट हो जाता है, काफी ज्यादा लीथल हो जाता है। यूएपीए के अंदर में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। 2004 में अमेंडमेंट हुआ, यहां पर 2008 में अमेंडमेंट हुआ, 2012 में भी अमेंडमेंट हुए। हर एक एक्ट को, हर एक अमेंडमेंट को याद करने की जरूरत नहीं है, बट 2009 का अमेंडमेंट, 2019 का अमेंडमेंट जरूर याद करने की। मैंने क्यों कहा, क्योंकि पहले यूएपीए के अंदर में सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते थे, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ही क्या कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को ही आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर सकते हैं। बट जो 2019 के अंदर में अमेंडमेंट किया गया, 2 चीजों में अमेंडमेंट किया गया। एक, इन्वेस्टिगेशन के अंदर में कि अब एनआईए के जो इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर लेवल के लोग भी क्या कर सकते हैं, ऑफिसर जो हैं वो क्या कर सकते हैं, यूएपीए के एक्ट को से रिलेटेड जो कानून है उसको क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। एंड साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं। ये प्रोविजन 2019 से पहले नहीं था। तो सपोज ये अमेंडमेंट नहीं होता तो गोल्डी बरार को एज ए टेररिस्ट घोषित कर पाना पॉसिबल नहीं था, एक इंडिविजुअल को। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, द पर्पस ऑफ बिल जो अमेंडमेंट किया गया टू अमेंड द एग्जिस्टिंग अनलॉफुल एक्टिविटीज 1967 which provide special procedure to address terrorist activities। ठीक है, एक्ट क्या है, यही चीज है। यहां से देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन को डेजिग्नेट कर सकती है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो सपोर्ट करते हैं टेररिज्म को, टेररिज्म में इन्वॉल्व है। लेकिन ये प्रोविजन इंडिविजुअल पे नहीं था। लेकिन इस अमेंडमेंट ने ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी कि अब आप किसी इंडिविजुअल को भी एज ए टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं। क्या, टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहली बात 2019 में। दूसरी चीज,
इसने क्या एम्पावर किया डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को कि वो अप्रूव कर सकते हैं किसको, प्रॉपर्टी को सीज करना, अटैच करना। यानी कि किसी को आपने टेररिस्ट घोषित कर दिया, किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट घोषित कर दिया, तो एनआईए उनकी प्रॉपर्टी को क्या कर सकती है, सीज कर सकती है, अटैच कर सकती है। अंडर द एक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस इज कंडक्टेड बाय ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट कमिश्नर। बट इसके अंदर में क्या किया हमने, चेंज किया, अमेंडमेंट किया, और अब एनआईए ऑफिसर जो इंस्पेक्टर की रैंक से शुरू होते हैं वो भी क्या है, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। यानी कि आपने एनआईए को ज्यादा पावर दी, एम्बिट उसका इंक्रीज किया। ठीक है, अब एनआईए के बारे में पढ़ लो भाई, इंपॉर्टेंट है। तो एनआईए एक काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है भारत के अंदर में। आप सभी को ध्यान होगा कि जो हमारे देश के अंदर में मुंबई में जो अटैक हुआ था उसके बाद में एनआईए को एस्टैब्लिश किया गया था। तो एनआईए को एस्टैब्लिश करने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 पास हुआ। उसके बाद में एनआईए क्या होता है, एस्टैब्लिश होता है। ये चीज याद रखिएगा, किसके बाद में, जो मुंबई पे अटैक हुआ था 26/11 वाला, उसके बाद में। ठीक है, और ये एजेंसी किसके अंडर में काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करती है। बहुत ज्यादा न्यूज में बना रहता है तो मुझे लगा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट मीन्स के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको जस्ट बताया कि एक्ट के अंदर में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसको क्या है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जा सकता था, अब एक इंडिविजुअल को भी किया जा सकता है। उसके अंदर में एक शेड्यूल है, उसके अंदर में लिखा हुआ है कि कौन कौन से एक्ट या कौन कौन सी एजेंसीज या कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आती हैं। इवन आप सभी एक और चीज देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे कन्वेंशन को भी साइन किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल 9 ट्रीटीज हैं, जैसे कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ टेररिज्म बॉम्बिंग्स एंड कन्वेंशन ऑन अगेंस्ट टेकिंग ऑफ हॉस्टेजेस 1979। ऐसी दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे न्यूक्लियर टेररिज्म वाला कन्वेंशन भी क्या किया गया, ऐड किया गया किसके अंदर में, इसी के अंदर में, यूएपीए के अंदर में, कि इसको भी काउंटर करना है। यानी कि ये भी क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर में आता है। ठीक है, वो इज टेररिस्ट, ये मेजर क्वेश्चन है। आप देखिए, हम कहते हैं ना बाल की खाल में अब जा रहे हैं धीरे धीरे, न्यूज हमने देख ली है। टेररिस्ट कौन है, द वर्ड टेरर और टेररिस्ट आर नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट, एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं है, बट कई बार कहा जाता है इसकी वेग डेफिनेशन है। तो वेग डेफिनेशन क्या, सेक्शन 15 ऑफ यूएपी अगर पढ़ा जाए तो क्या कहता है, टेररिस्ट एक्ट एज एनी एक्ट कमिटेड विद इंटेंट टू थ्रेटन और लाइकली टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया और विद इंटेंट टू स्ट्राइक टेरर, लाइकली टू स्ट्राइक टेरर, ये सारी चीजें हैं। अब ये कहा जा रहा है इसकी जो डेफिनेशन है बहुत वाइड है, बहुत वेग है, जिसके कारण में इसका क्या किया जा सकता है, मिसयूज भी किया जा सकता है। और एक और चीज, आरोप यही लगे, एलिगेशन क्या, कि भाई अगर आप इंडिविजुअल को घोषित कर सकते हैं तो उसके बाद में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की कोशिश करिए कि इसके अंदर में बेल मिलना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो अगर आपने किसी इंडिविजुअल को घोषित कर दिया कि ये एक टेररिस्ट है, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अब वो प्रूव करें कि भाई मैंने ये काम नहीं किया है। और इस प्रोसेस के अंदर में बेल मिलना, पूरे प्रोसीजर जो अपने आप में क्या होता है, काफी टीडियस हो जाता है, काफी ज्यादा कंबरसम प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखिएगा। द ओरिजिनल एक्ट डील्ड विद अनलॉफुल एक्ट्स रिलेटेड टू सेसेशन, एंटी नेशनल, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये टेररिस्ट की डेफिनेशन क्लियर नहीं होना, ये सबसे बड़ा क्या है इस समय पर क्वेश्चन है। तो 2019 बिल उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को जो एम्पावर किया कि वो इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं, इसके ऊपर में काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क लगे। गवर्नमेंट ने इसको जस्टिफाई किया, जो मैंने आपको जस्ट बताया कि टेररिज्म का नेचर चेंज हो रहा है, इसलिए जरूरी है कि इंडिविजुअल को भी हम टेररिस्ट घोषित कर सके। लेकिन कई सारे जो काउंटर एलिगेशन आते हैं वो ये आते हैं कि इसके कारण में जो क्रिटिक्स है या जो गवर्नमेंट के क्या नाम है, मतलब गवर्नमेंट के क्रिटिक्स हैं, उनके अगेंस्ट में क्या किया जा सकता है, यूएपीए का यूज किया जाता है। हाउ इंडिविजुअल्स डिक्लेयर टेररिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डेजिग्नेट एन इंडिविजुअल एज द टेररिस्ट थ्रू ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन गैजेट। एक बार जैसे ही उनको घोषित किया गया, उसके बाद में क्या होगा, उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी, फिर अरेस्ट, फिर आपको पता चार्जशीट फाइल होने में कितना समय लग सकता है, प्लस में बेल के जो नॉर्म्स हैं वो नॉर्मल अब नहीं रहेंगे आपके लिए। आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि आप ये प्रूव करें कि आप टेररिस्ट उसमें नहीं आते। तो अगर ये प्रूव हो जाता है कभी, मान के चलिए, तो क्या है, आपके ये इसमें से
जो ऑफिशियल गैजेट है उसके थ्रू ये नोटिफिकेशन भी आती है कि नहीं है। बट यहाँ पर बार बार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एलिगेशन लगते हैं, ये कहा जा रहा है, इसका मिसयूज किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं द गवर्नमेंट इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड द इंडिविजुअल विद एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड बिफोर डेजिग्नेटिंग देम एज ए टेररिस्ट। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। करंटली adherence to presumption of innocence until proven guilty, individuals convicted in terror cases are legally termed as terrorist. ये चीज समझिए। Those suspected of involvement in terrorist activities are referred as terror accused. तो कई बार वो धारणा बन जाती है, जैसे ही डेजिग्नेशन होता है वहां पर क्या होता है, जो प्रूव करने की जो जिम्मेदारी है वो क्या है, किसके ऊपर में, इंडिविजुअल के ऊपर में आ चुकी है। ठीक है। The 2019 amendment did not specify the standard of proof required to establish an individual's involvement. भाई क्या प्रूफ चाहिए जिसके बेसिस पर एस्टेब्लिश किया जा सके कि ये इंडिविजुअल पर्सन जिनको हमने टेररिस्ट घोषित किया है, इनका किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट था। The legal process does not clarify the criteria for designating someone as terrorist under the amendment. इस कारण से बार बार कहा जा रहा है कि इसका मिसयूज भी हो सकता है। लेकिन फिर दूसरी तरफ में गवर्नमेंट का कहना है कि ऐसे लॉ की जरूरत है, और रीजन मैंने आपको जस्ट बताया। तो कैसे डेजिग्नेट किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा यूएनबी क्या करता है, टेररिस्ट किसी को घोषित करता है तो उसके ऊपर में कई सारे सैंक्शंस लग जाते हैं, उसके एसेट फ्रीज हो जाते हैं, ट्रैवल बैन लग जाता है, सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन 2000 अमेंडमेंट के 2019 के अंदर ऐसा कोई सैंक्शन या बैन नहीं है। सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल को ये कहेगी कि टेररिस्ट और मतलब है एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, गैजेट के थ्रू नोटिफिकेशन आएगी और उनके खिलाफ में इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। गवर्नमेंट को बाद में उसके नाम को भी क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। grants the central government the authority to remove an individual's name from the schedule upon application. ठीक है। If government rejects the application, the individual has the right to seek review within 1 month. ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी को जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये अमेंडमेंट कैसे है। अब रिव्यू कमेटी कैसे बनती है, जिसके अंदर में चेयरपर्सन होते हैं, रिटायर और सिटिंग जज होंगे और 3 मेंबर होंगे। ये कमेटी देखेगी, क्या देखेगी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर दिया गया है, ठीक है, empower to order the government to delete the name of individual from schedule that lists terrorist if it considers the order to be flawed. बट ऐसे चांसेस कई बार कम ही रहते हैं। ठीक है। प्लस में आप कोर्ट भी जा सकते हैं ऐसे ऑर्डर को चैलेंज करते हुए। लेकिन आप समझ रहे हैं जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तरफ में इंपॉर्टेंस क्या है, गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई इंडिया के आसपास में जो नेबरिंग कंट्रीज आसपास में देखें वहाँ से हमें कॉन्टिन्यूस थ्रेट है कि हमारे देश को डिस्टेबलाइज किया जा सकता है। तो यूएपीए इक्विप करता है हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, वो क्या कर सके, नेशन की सिक्योरिटी के लिए फ्रीली क्या कर सके, काम कर सके। और चाहे इंडिविजुअल हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अगर हार्मफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो उनको क्या किया जा सके, स्ट्रिक्टली डील किया जा सके। यूएपीए ऑल्सो अलाउज द गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनेबलिंग अथॉरिटीज टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट मेंबर्स एंड सपोर्टर्स। यूएपीए फैसिलिटेट्स कोलैबोरेशन विद फॉरेन गवर्नमेंट्स, अलाइन विद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिक्वायरमेंट, ensuring state take actions against specific terrorist and terrorist organizations. लेकिन फिर वही बात आती है जो दूसरी तरफ पर्सपेक्टिव, वो कि आजकल फिलहाल में यूएपीए का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। यूएपीए का यूज़ काफ़ी एक्सट्रीम केसेस में होना चाहिए, बट एनसीआरबी का डाटा शो करता है कि कई सारे केसेस में यूएपीए का यूज़ किया जाता है, जहाँ के कारण में क्या है, कन्विक्शन, आरोप और कन्विक्शन में क्या है कि आपके ऊपर में आरोप लग गया, लेकिन आपको कोर्ट में पूरे प्रोसीजर के बाद में ये प्रूव होना कि हाँ ये चीज़ हुई है, वो होता है कन्विक्शन। कन्विक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है। तो यूएपीए इज इन लाइन विद इंडियाज इंटरनेशनल कमिटमेंट टू कॉम्बैट टेररिज्म। ठीक है। द लीगलाइजेशन जो लेजिस्लेशन है वो ग्लोबल एफर्ट के साथ भी क्या करता है, अलाइन करता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, गवर्नमेंट ने रेटिफाई किया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म इन 2019। तो हमने क्या किया, यूएपीए के अंदर में अमेंडमेंट किया इस कन्वेंशन को भी इंटीग्रेट करने के लिए। तो यूएपीए सीन एज डेटरेंट अगेंस्ट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, सीवियर पेनल्टीज हैं, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ 2011 पार्लियामेंट अटैक विच किल्ड 14 पीपल एंड इंजर्ड 22, वहां पर यूएपीए के तहत भी उनको क्या मिली, पनिशमेंट मिली। ठीक है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।